बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 फिज़िक्स को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 7+8 बनता है। तो आज का हमारा जो टारगेट है वो इस चैप्टर को डिस्कस करना और इससे रिलेटेड जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करें ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। पहले मैं अगेन यही आप बच्चों को कहना चाहूँगा कि पहले आप बच्चों ने इसको खुद से सॉल्व करना है। एक दफ़ा पहले खुद से सॉल्व करें। जब आप लोग इसे खुद से सॉल्व कर लेते हैं तब आप लोग जो है वो देन अगर किसी में प्रॉब्लम है, कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है, फिर आप एमसीक्यूज़ जो है उसकी डिस्कशन सुने और उसको सॉल्व करें। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें। अब फर्स्ट एमसीक्यू है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट STP इज 300 मीटर पर सेकेंड। उसने आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है उसकी वैल्यू STP पे दी हुई है 300 मीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है स्पीड। वो कहता है इफ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल, एयर प्रेशर को वो डबल कर रहा है, एयर प्रेशर इज डबल। उसके बाद वो कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड विल बिकम। अब बताएं कि स्पीड पे क्या इफेक्ट होगा। मतलब क्वेश्चन ये है कि आपको स्पीड थी 300 मीटर पर सेकंड दी हुई है, वो कह रहा है एयर प्रेशर को डबल कर दो, अब बताओ कि स्पीड के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। बेटा ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बच्चों को पता है कि स्पीड इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर। ये मैंने अपने भी लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ है कि स्पीड जो है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के। आप जितना ज़्यादा मर्जी प्रेशर को इंक्रीज कर दें, स्पीड के ऊपर किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये फर्स्ट एमसीक्यू है। आप इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो आपके पास 300 ही होगा, क्योंकि स्पीड का प्रेशर से फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको 3 टाइम बढ़ा दें, 4 टाइम्स बढ़ा दें, 5 टाइम्स बढ़ा दें, 10 टाइम बढ़ा दें, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो फर्स्ट एमसीक्यू का राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डेल्टा है, 300 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड एमसीक्यू देखें, अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड x0, द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू। वो आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है सेकेंड एमसीक्यू में। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए एक बॉडी यहाँ पे है, ये इसकी मेन पोजीशन, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन और ये वाली भी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब ये है कि अगर तो एक बॉडी, एक वाइब्रेशन तब होती है जब एक बॉडी यहाँ से यहाँ पे आती है और दोबारा ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती है, उस केस में हम कहते हैं एक वाइब्रेशन हो गई। एक वाइब्रेशन के केस में अगर हम कहते हैं एक सिंगल वाइब्रेशन आपके पास, सिंगल वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है 4x0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक भी आप इसको x0 कंसीडर कर लें, यहाँ से यहाँ तक भी x0 बना लें, तो एक वाइब्रेशन में जो डिस्टेंस होगा वो 4x0 होगा, क्योंकि आप यहाँ से चले x0 2x0 3x0 दोबारा उधर वापस आके 4x0। वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो बेटे इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 होगा। उसकी वजह यह है कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है, बॉडी अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो सेकेंड एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन बना वो डेल्टा ऑप्शन है 0। थर्ड पे आ जाएं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल व्हेन इट्स थर्ड है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रैवलिंग वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड द वेलोसिटी ऑफ द रिजल्टेंट। बेटे वेलोसिटी हमेशा एक सिंगल मीडियम में वेलोसिटी सेम रहती है, मैंने पहले भी बताया। थर्ड एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो चार्ली है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप एक सेम मीडियम की बात करते हैं उसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप फ्रीक्वेंसी को जितना मर्जी बढ़ा लें, जितना फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करेंगे उतनी ही वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, जो इनका प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये है फॉर सेम मीडियम। अगर हम एक मीडियम की बात करें, अगर सेम मीडियम ना होते, ऑपोजिट मीडियम होते, तो उसमें फ्रीक्वेंसी ने कांस्टेंट रहना था। स्पीड ज़्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी। वो डिपेंड करना था कि लाइट की रे रेयर से डेंसर में गई या डेंसर से रेयर में आई। जब लाइट की रे डेंसर से रेयर में जाती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, स्पीड भी ज़्यादा होती है, और आपको पता है कि उस केस में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जब लाइट की रे रेयर से डेंसर में आती तो उस केस में वेवलेंथ कम होती है, स्पीड भी कम होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। तो थर्ड एमसीक्यू का राइट ऑप्शन चार्ली है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फोर्थ देखें, फोर्थ में वो कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स वेलोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसने आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि इस टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो इससे डबल हो जाए।
मैंने आपको इसका शॉर्टकट बताया था, आप बच्चों को याद होगा, मैंने अपने चैप्टर में शॉर्टकट लिखवाया था। वो शॉर्टकट क्या था वो सुन लें। जब भी वो बात करता है ना डबल की, उसका शॉर्टकट फार्मूला होता है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर टी डैश। जब भी आपको ऐसा एमसीक्यू आए कि किस पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड डबल हो जाएगी या 3 टाइम, अगर वो डबल कह रहा है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, अगर वो 3 टाइम्स कहेगा तो 3 का स्क्वायर, अगर वो 4 कहेगा तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि डबल है तो ये फार्मूला लगाएं। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो बेटा ये 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में करना है। कैसे करोगे? 20 + 2 73, ये बन जाएगा आपके पास 293 केल्विन। इधर आप वैल्यू लगा दो इसकी 293 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर। जस्ट इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1172 केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। तो फोर्थ एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन बना हमारे पास वो डेल्टा ऑप्शन है 1172 केल्विन। शॉर्टकट से आप इसे सॉल्व करें। नंबर 5 देखें, कहता है कि ओपन पाइप और क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की रेशो लें। ओपन पाइप टू क्लोज पाइप। तो एमसीक्यू नंबर 5 में एक्चुअली वो आपको ये कह रहा है कि ओपन पाइप टू क्लोज पाइप की आप रेशो फाइंड आउट करें। अगर आपको ओपन पाइप और क्लोज पाइप दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के फार्मूला पता है तो ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। कैसे सॉल्व करेंगे आप? ओपन पाइप टू क्लोज पाइप, ये आपके पास होगा NV/2L, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है NV/4L। सॉल्व कर लो, ये NV और NV दोनों ये 4 हो जाएंगे, उसके बाद ये LL से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा। तो ओपन पाइप फ्रीक्वेंसी ओवर क्लोज पाइप फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा 4/2। सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2:1, ये इसका राइट ऑप्शन हो। और आप बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्लोज पाइप से डबल होती है, और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी हमेशा ओपन पाइप से हाफ होती है, कम होती है। नेक्स्ट देखें, 5th एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बना बीटा ऑप्शन। ये जो भी हमने सॉल्व किया है 5th का राइट ऑप्शन है जी बीटा ऑप्शन। एमसीक्यू नंबर 6 पे आ जाए, वो कहता है व्हाट इज डिमेंशनल फार्मूला ऑफ गैमा P/ρ। उसने आपको वैल्यू दी हुई है गैमा P/ρ, कहता है इसकी डिमेंशन क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करते हैं या इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने ये फार्मूला दिया गैमा P/ρ, वो हमसे इसके डिमेंशन पूछ रहे हैं। देखिए वो हमें बताए या ना बताए, हमें पता है गैमा P/ρ जो है ये स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला है जो कि लेप्लास ने फाइंड आउट किया। लेप्लास ने इसको फाइंड आउट किया। चूंकि ये इक्वल होता है v के, v का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड की डिमेंशन क्या होगी LT-1। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 6 एमसीक्यू का जो राइट ऑप्शन बन रहा है आपके पास वो डेल्टा ऑप्शन है। 7 देखें, 7 में वो कह रहा है 7th एमसीक्यू में कि अ सिंपल परसेंटेज चेंज इन पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इफ एम्पलीट्यूड इज डिक्रीज्ड बाय 6%। वो कहता है एम्पलीट्यूड को हमने 6% कम कर दिया तो पेंडुलम के टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क होगा। बेटे आप बच्चों को पता है टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/g। टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड के, वो हमेशा आप यही कहते हैं कि इंडिपेंडेंट टू एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड तो इंडिपेंडेंट एम्पलीट्यूड के, तो आप उसको 6% बढ़ा लें, 10% बढ़ा लें, 20% बढ़ा लें, टाइम पीरियड पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो चेंज। तो इसका 7th का जो राइट ऑप्शन बना वो डेल्टा ऑप्शन है। इसमें तो एम्पलीट्यूड आ ही नहीं रहा, वो तो उससे लेना देना नहीं है एम्पलीट्यूड का। 8th एमसीक्यू देखें, 8th एमसीक्यू में वो कह रहा है पाथ डिफरेंस λ/4 इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। λ/4 का पाथ डिफरेंस वो आप दिया हुआ है, वो फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप? देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। आप फेज का फार्मूला लगा लें, वो फार्मूला होगा आपके पास 2πx/λ। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास वैल्यू है phi इज इक्वल टू 2π/λ मल्टीप्लाई बाय x की जगह उसकी वैल्यू लगाए λ/4। λ से कैंसिल आउट हो गया, 2 2 are 4, ये π/2 आ गया, तो फेज की वैल्यू आपके पास आ गई 90 डिग्री। तो ये 8th एमसीक्यू था। 8th का जो राइट ऑप्शन बना, जो भी हमने सॉल्व किया, वो राइट ऑप्शन आपके पास बीटा ऑप्शन 90 डिग्री।
तो बेटे यहाँ तक तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो ही रही होंगी। अगर कोई रह भी जाए तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो आपको यूनिक ने ऑफिशियल नंबर टीचर्स के प्रोवाइड किए हैं उस पर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। लाजमी पूछा करें, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, आपका कैरियर है, जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो आप अपने रेलेवेंट टीचर से डिस्कस करें। नेक्स्ट देखें 9 MCQ में वो कह रहा है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए एंड मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट a/2। अब मैं यहाँ पे 9th MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। उसने आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, ये एक अच्छा MCQ है और इस तरह के MCQ पसंद किए जाते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। MCQ नंबर 9 में उसने आपको क्या डाटा दिया हुआ है वो आपको ये बताना चाह रहा है। जो आपके पास MCQ नंबर 9 में डाटा है वो आपको इस केस में जो वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है वो कहता है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM विद एम्पलीट्यूड ए। उसने आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड की आपके पास वैल्यू ये है, मैक्सिमम वेलोसिटी v नॉट, ये भी वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपके पास v नॉट है। इट्स स्पीड एट डिस्प्लेसमेंट, स्पीड निकालनी है इज एट x/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं। स्पीड का और मैक्सिमम स्पीड का एक ही फार्मूला है, v इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर। ये रिलेशन है बिटवीन स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। जब आपने इसको सॉल्व करना है तो ये होगा v इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। x का मतलब ये है कि जो उसने आपको डिस्टेंस गिवन है वो x/2 है, x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो x नॉट है ये एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड यहाँ पे वो a कह रहा है, तो इसको आप एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड को आप a कंसिडर कर लें और आपने डिस्टेंस जो है वो 3x/2 पे निकालना है। तो अगर आपके पास ये a/2 है तो एम्पलीट्यूड a है। आप x की फॉर्म में लोगे तो ये x/2 आएगा, ये x नॉट होगा। a की फॉर्म में लोगे ये a नॉट होगा, मतलब a होगा, ये a/2 होगा। इसको सॉल्व कर लो, ये होगा v इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बाय 4 और नीचे आपके पास a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस 1/4। सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, v इज इक्वल टू v नॉट, इसका एलसीएम आएगा 4, इधर आ जाएगा 4 माइनस 1, तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 v नॉट। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास बेटे बनेगा इस केस में, जो इसका राइट ऑप्शन है वो अल्फा ऑप्शन, जो हमने भी सॉल्व किया है 9th का अल्फा ऑप्शन। 10 MCQ देखे, 10 MCQ में वो कह रहा है कि पहले टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड था, फिर आपने उसकी बॉब का जो मैथ था वो 50 ग्राम था, आपने वो मैथ चेंज कर दिया, उसको 100 ग्राम कर दिया। अब क्या इफेक्ट होगा बेटे? टाइम पीरियड कभी भी मैथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, टाइम पीरियड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। तो उसका आंसर ये है कि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। आप जो मर्जी बॉब का मैथ्स ले लें, 50 ग्राम कर लें, 100 ग्राम कर लें, 250 ग्राम कर लें, टाइम पीरियड कभी भी मैथ्स ऑफ बॉब के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो 10 MCQ का राइट ऑप्शन होगा चार्ली ऑप्शन 2 सेकेंड। 10 का चार्ली ऑप्शन 2 सेकेंड, टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 11 MCQ। इसमें वो क्या कह रहा है या क्या आपसे डिस्कस कर रहा है? 11 MCQ में वो कह रहा है कि अ पर्सन measures the time period of pendulum in a stationary lift is t if lift start accelerating upward। वो कहता है लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और अपवर्ड जा रही है। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है और अपवर्ड जा रही है बेटे, उसके टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। फार्मूला होता है लोअर g प्लस a। अगर आप पेंडुलम को एलिवेटर के अंदर रखते हैं तो ये फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करोगे ये होगा 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g प्लस a की जगह आपके पास वैल्यू आ जाएगी g/3। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर, नीचे आप एलसीएम इसका 3 लेंगे, इधर आ जाएगा 3g प्लस g। इसका मतलब ये वैल्यू होगी t इज इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट 3l ओवर 4g। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g इंटू स्क्वायर रूट 3/4 का स्क्वायर रूट बेटे आपको पता है वो 2 होता है, मतलब मैं 3 और 4 को लहदा लिख रहा हूँ, स्क्वायर मतलब ब्रैकेट से बाहर लिख रहा हूँ। तो 2 पाई स्क्वायर रूट l ओवर g आपको पता है एक सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला है। यहाँ पे ये आपके पास t डैश, इसकी जगह आप t लिखेंगे,
मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3/2, ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट ऑप्शन आपके पास वो चार्ली है। 11 जो मैंने भी सॉल्व किया, इसका राइट ऑप्शन चार्ली ऑप्शन। 12 एमसीक्यू देखें, कहता है इसकी हाफ काइनेटिक एनर्जी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी किस डिस्प्लेसमेंट पे होगी। 12 में आपने सॉल्व कैसे करना, आप काइनेटिक और पोटेंशियल को इक्वल कर दें। हाफ का मतलब इसके शुरू में भी 1/2 आएगा, इसके शुरू में भी 1/2 आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आप बच्चों को पता है कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस है, और ये भी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। जब सॉल्व करोगे हाफ के और हाफ के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर आगे प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह से होगी। इस केस में x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास आंसर आएगा इसका। तो ये एमसीक्यू नंबर 12 था, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो चार्ली बन रहा है, जो मैंने अभी सॉल्व किया। 13 है द एरर इन द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड में एरर 16% आया था। न्यूटन ने वैल्यू 280 निकाली थी, लेप्लास ने 232 निकाली थी, न्यूटन 16% रॉन्ग था। तो 13 एमसीक्यू एक इन्फॉर्मेशन ही है, उसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो बीटा ऑप्शन है 16%। 14 देखें, वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी। ये जो फार्मूला है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, इसमें टी जो है ये टेम्परेचर है, ये किस में लेते हैं, हमेशा याद रखें ये टेम्परेचर आप सेल्सियस में लेते हैं। ये वाला जो टेम्परेचर है इसकी वैल्यू आपने सेल्सियस में लेनी है हमेशा। नेक्स्ट देखें, इसका बीटा ऑप्शन 14 का बीटा ऑप्शन। 15 एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पास पेपर का एमसीक्यू है। कहता है इफ सोर्स ऑफ साउंड मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद 1/3 स्पीड ऑफ साउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऐसे अक्सर पेपर में आ जाते हैं। वो आपको कह रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब ये केस 3 है। मैं सॉल्व इसको कैसे करूँगा 15 को, मैं फ़ौरन अपने माइंड में इसका फार्मूला ले आऊँगा। इसका फार्मूला होता है v/v माइनस सोर्स स्पीड मल्टीप्लाई बाय एफ। यह पेरेंट स्पीड निकालने का फार्मूला। अब क्या करो, एफ डैश इज इक्वल टू v/v माइनस सोर्स स्पीड की जगह पे आप लिखोगे v/3। उस स्पीड ऑफ साउंड का 1/3 है, और f जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो उसने आपको इसमें दी हुई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्स, ये आपके पास 100 है। कंडीशन ये है कि सोर्स की स्पीड ऑफ साउंड का 1/3 है। मैंने यूएस की जगह स्पीड ऑफ साउंड का 1/3 लिख दिया v/3। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास होगा f डैश इज इक्वल टू v/3 एलसीएम आएगा, इधर आ जाएगा 3v माइनस v, और बाहर लिखा हुआ है 100, 3 ऊपर चला जाएगा, तो f डैश इज इक्वल टू 3v/2v मल्टीप्लाई बाय 100। v से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब ये आंसर आपके पास होगा 150 हर्ट्स। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 15 का राइट ऑप्शन जो है वो डेल्टा बना। 15 जो हमने भी डिस्कस किया है, इसका राइट ऑप्शन इज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट देखें 16 एमसीक्यू, इसमें वो क्या कह रहा है, या 16 एमसीक्यू का क्या कॉन्सेप्ट है। 16 एमसीक्यू में वो कह रहा है कि जी डायमेंशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग मास सपरिंग सिस्टम इज। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी के तीनों फार्मूला है। ये भी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई स्क्वायर रूट k/m। ये भी फ्रीक्वेंसी का ही फार्मूला है f इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट g/l। इसी तरह से जो थर्ड है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी यही फार्मूला होता है 2 पाई f, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कंसीडर नहीं होना, ये भी 2 पाई कंसीडर नहीं होना, ये भी नहीं होना। तो ये सारे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ये सबके डिमेंशन सेम होगी। इसका राइट ऑप्शन है डेल्टा ऑप्शन। 16 का राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ऑल ऑफ दिस। 17 इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। 17 में वो कह रहा है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। वो कहता है कि काइनेटिक की रेशियो लें पोटेंशियल के ऊपर, और आपको वो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है एट x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2। 17 एमसीक्यू में वो कहता है x इज इक्वल टू x नॉट बाई 2 पे काइनेटिक एनर्जी की रेशियो लें आप पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर।
जाहिर है दोनों की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आप यूज़ करेंगे। काइनेटिक की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक की वैल्यू है। पहले आप काइनेटिक की वैल्यू निकाल लें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे आप एक्स नॉट बाई 2 लगाएंगे, तो एक्स नॉट बाई 2 का स्क्वायर यानी कि एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये काइनेटिक एनर्जी की आपके पास वैल्यू आ गई हाफ के इंटू 3x नॉट स्क्वायर बाई 4, ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू का फार्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जब आप एक्स नॉट बाई 2 लगाएंगे तो ये वैल्यू आपके पास इस तरह होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू के इंटू जो एक्स की वैल्यू है वो आप लिखेंगे एक्स नॉट बाई 2 यानी कि एक्स नॉट बाई 2 का ये स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। इसको आप फर्दर, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ गया। अब आप इसकी रेशो ले लें, वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी की रेशो लें पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, तो काइनेटिक की जगह उसकी वैल्यू लगाओ हाफ के इंटू 3x नॉट स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये वैल्यूज़ जो है वो हाफ के और हाफ के कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, एक्स नॉट स्क्वायर से, तो आंसर आ जाएगा 3:1। तो राइट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 17 का राइट ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन, 17 का राइट ऑप्शन जो भी हमने फाइंड आउट किया दैट इज अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, नेक्स्ट है जी 18 में वो कहता है, पहले उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है जिसमें 2 स्प्रिंग हैं और बाद में वो कह रहा है कि अगर हम सिंगल स्प्रिंग को यूज़ करें देन क्या होगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि पहले उसने 2 स्प्रिंग लगाए हैं और बाद में वो सिंगल स्प्रिंग लगा रहा है। एमसीक्यू नंबर 18 में ये देखें, ये पहले एक स्प्रिंग, उसके बाद ये दूसरा स्प्रिंग और नीचे जो है उसने मैस लगाया हुआ है, ये भी किया आपके पास, ये भी किया। वो कहता है पहले हम ये 2 स्प्रिंग यूज़ कर रहे थे, बाद में हमने सिंगल स्प्रिंग यूज़ किया, अब बताएं टाइम पीरियड क्या होगा। देखो ये अगर ये 2 स्प्रिंग लगे हैं तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर के। ये दोनों सीरीज़ में हैं तो सीरीज़ का फार्मूला होता है 1 ओवर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर k1 प्लस 1 ओवर k2। ये सीरीज़ में फाइंड आउट करने का फार्मूला। यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे 1 ओवर के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई के प्लस 1 बाई के। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो के इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा k बाई 2। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे और इसका एलसीएम लेके इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका मतलब मैं पहले टाइम पीरियड निकालता हूँ तो फार्मूला आएगा 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k बाई 2। इसका मतलब ये आपके पास वैल्यू होगी t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास वैल्यू होगी। अब वो आपको कह रहा है कि अगर हम सिंगल स्प्रिंग यूज़ करें देन क्या होगा। इसको आप इक्वेशन 1 बना लें। अगर आपने सिंगल स्प्रिंग यूज़ करना है तो उसका टाइम पीरियड होगा t डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर के। देखो अगर सिंगल स्प्रिंग है तो ये फार्मूला होगा, इसको इक्वेशन 2 बना लो। अब जैसे इसको डिवाइड कर लो, अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप ये काम करें डिवाइडिंग 1 एंड 2, अगर आप 1 और 2 को डिवाइड करते हैं इस केस में तो ये आपके पास होगा लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, राइट हैंड साइड पे डिवाइड होगी, ये आ जाएगा t ओवर t डैश इज इक्वल टू ये 2 पाई m ओवर के, ये 2 पाई m ओवर के कट जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इस t डैश को उधर ले जाओ आप, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी t ओवर स्क्वायर रूट 2, ये इसका राइट ऑप्शन। तो इस एमसीक्यू में जो 18 एमसीक्यू हमने सॉल्व किया उसका राइट ऑप्शन बनता है अल्फा ऑप्शन। उसके बाद 19 देखें, 19 एमसीक्यू में वो क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम इज डबल द न्यू टाइम पीरियड विल बी। देखो 19 को कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी होता है। वो कह रहा है इसकी लेंथ को डबल कर दो तो ये आ जाएगा एल ओवर जी इंटू स्क्वायर रूट 2। यही होगा ना कि 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी है और स्क्वायर रूट 2 मैंने लहजा लिख दिया कि जब भी आप लेंथ को डबल करते हैं तो आपके पास यही क्वेश्चन होती है। अगर आप इसको फर्दर अब सॉल्व करते हैं इस केस में तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपके पास वैल्यू होगी t डैश इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2। अब वो बात कर रहे हैं सेकेंड पेंडुलम।
आप बच्चों को पता है कि फॉर सेकेंड पेंडुलम, अगर हम कभी भी सेकेंड पेंडुलम को डिस्कस करें, उसके लिए जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड होता है। इसका मतलब इस टी की जगह मैं 2 लिखूंगा तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2√2। ये इसका राइट ऑप्शन है। तो 19 MCQ का राइट ऑप्शन है बेटे चार्ली ऑप्शन। 20 MCQ में उसने आपको एक वेव शो की हुई है और वो कहता है टाइम जो है ना वो माइक्रो सेकंड में है। ये बड़ी सरप्राइज, कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। माइक्रो सेकंड में है टाइम, इस चीज़ को आपने देखना है। वो कह रहा है कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें। तो देखो एक पूरी वेव का जो टाइम है वो 200 माइक्रो सेकेंड है। इस तरह से देखो एक पूरी वेव का टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक, जो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम गिवन है, एक पूरी वेव का वो 200 माइक्रो सेकेंड है 20 MCQ में। अगर आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आप फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। तो 1 ओवर टाइम पीरियड की वैल्यू है 200 × 10⁻⁻6। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी है 1 ओवर ये 200 के, आप ये 2 जीरो जो है इसको ख़त्म करके लिख दें 2 × 10⁻⁻4। 1 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 0.5, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 0.5 × 10⁻4 + 4, क्योंकि -4 ऊपर जाके ये -4 जब ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब 0.5 का मैं पॉइंट ख़त्म करूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ f × 10⁻3। ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो MCQ नंबर 20 का राइट ऑप्शन है चार्ली ऑप्शन। तो 20 का राइट ऑप्शन बना आपके पास चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट है 21 MCQ। 21 MCQ में उसने आपको एक डायग्राम बना के दी हुई है और सबसे मेन चीज़ ये है, वो इस डायग्राम में आपसे ये पूछ रहा है कि एक आपको फिगर जो गिवन है वो कहता है कि सेकेंड वेव ऑफ सिमिलर टाइप हैज़ ट्वाइस द इंटेंसिटी एंड हाफ द फ्रीक्वेंसी। मतलब एक उसने आपको डायग्राम बना के दी हुई है, वो कहता है इससे एक और वेव बनाएं जिसकी इंटेंसिटी जो है वो ट्वाइस हो और फ्रीक्वेंसी हाफ हो। पहली बात तो ये कि कंडीशन देखें, इंटेंसिटी ट्वाइस और फ्रीक्वेंसी हाफ हो। फ्रीक्वेंसी हाफ तभी होगी जब टाइम पीरियड डबल होगा। अब आप गौर से देखें, इस केस में चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चार्ली और डेल्टा ऑप्शन देखें वो वेव कंप्लीट ही नहीं हो पा रही, डाउनवर्ड स्टार्ट हो रही है, वो कंप्लीट वेव नहीं है। इसका मतलब जो प्रॉब्लम आपको आ सकती है वो अल्फा और बीटा ऑप्शन में आ सकती है। बज़ाहिर दोनों सही लगते हैं, दोनों MCQ ऐसे लग रहा होता है कि दोनों सही हैं, लेकिन इसका जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो बीटा ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि जो पेपर आपके पास उसको ध्यान से देखिएगा कि बीटा ऑप्शन में 1 2 3 4 बॉक्सेस कवर हो रहे हैं। अल्फ़ा जो ऑप्शन है उसमें 1 2 3, अल्फ़ा ऑप्शन में 1 2 3 4 बॉक्सेस, बीटा में भी 4 बॉक्सेस, लेकिन बीटा की जो कर्व है वो एग्जैक्ट ऊपर जाके नहीं मिल रही। मतलब एग्जैक्ट उसकी अल्फ़ा और बीटा में ज़रा गौर से डिफरेंस देखें। अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो इंटेंसिटी को ऑफ नहीं कर रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी को ऑफ नहीं कर रहा, उस पर इंटेंसिटी पे भी इफेक्ट नहीं पा रहा। वो ऐसा लग रहा है सेम पूरी की पूरी कर्व एज इट इज़, जो ऊपर ग्राफ था वही ग्राफ नीचे बन गया। बीटा जो है ना उसके बॉक्सेस बड़े सही कवर हो रहे हैं और पीक जो है वो सेम अपवर्ड उस लेवल पे जाके नहीं मिल रही। तो इसको आसान तरीके से याद रखने का तरीका ही होता है कि कभी आपको कर्व वाला MCQ पूछा जाए कि इस केस में उसका आंसर क्या होगा, तो आप देखें कि जो बॉक्सेस स्मॉल हों और ज़्यादा बॉक्सेस कवर हुए हों और उससे इंटेंसिटी पता चल रही हो कि डबल है। तो 21 का जो राइट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन आपके पास। बीटा ऑप्शन में कर्व जो है वो पूरी कवर नहीं हुई, मीन्स कि कुछ उसकी ऊपर से रह गई है, कुछ कर्व नीचे से रह गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ हुई है। 22 देखें, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग SHM x = x0 cos ω t। कहता है cos ω t में इनिशियल फेज क्या होती है? 22 MCQ। 22 में देखें, अगर ये फार्मूला x = x0 cos ω t, अगर इक्वेशन है ही cos की, जब भी cos की इक्वेशन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि इनिशियल फेज 90 है। इसका मतलब इस केस में इनिशियल फेज जो है वो 90 डिग्री होगी। अगर साइन थीटा की क्वेश्चन होती तो इनिशियल फेज 0 डिग्री होती, कॉस थीटा तो इनिशियल फेज 90 डिग्री होती। तो 22 MCQ जो है इसका जो आपके पास राइट ऑप्शन बना वो है जी चार्ली ऑप्शन 90 डिग्री। 23 देखें, 23 में वो कह रहा है द स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज 332 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट STP इज। ऑक्सीजन की स्पीड दी हुई है, हाइड्रोजन की स्पीड आपने बतानी है, ये है 23rd MCQ। अब 23 में आपको पता है वो स्पीड ऑफ
ऑक्सीजन दे के स्पीड ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट ये है कि हाइड्रोजन की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ हाइड्रोजन ये 4 टाइम्स होती है स्पीड ऑफ ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड उतनी कम होगी। तो हाइड्रोजन की स्पीड निकालने के लिए ऑक्सीजन की स्पीड को आप 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये होगा 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की उसने आपको स्पीड दी है 332, इसको मल्टीप्लाई करें 1328 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर होगा। तो 23 का जो राइट ऑप्शन बना वो हमारे पास बीटा ऑप्शन। उसके बाद 24 देखें। 24 में ये भी एक अच्छा एमसीक्यू है, मतलब जितने भी कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज होते हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ही इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जो 24 है, उसमें वो कह रहा है कि जी इफ़ अ बॉडी इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड ऑफ 6.28 मीटर पर सेकेंड, उसने टाइम पीरियड दिया हुआ है 6.28 सेकेंड। उसके बाद वो कह रहा है एम्पलीट्यूड आपके पास 10 सेंटीमीटर मीन्स के 10 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर। एक्सेलरेशन निकाल। एक्सेलरेशन का फार्मूला बच्चों आप लोगों को पता है, फार्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ओमेगा तो गिवन नहीं है, इसका मतलब अगर ओमेगा गिवन नहीं है तो आप वैल्यूज ऐसे लगाएं, ए इज इक्वल टू माइनस 2 पाई ओवर टी टोटल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट, क्योंकि ओमेगा 2 पाई ओवर टी के इक्वल होता है। वैल्यूज लगा दो, ए इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू 6.28 मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट की वैल्यू 10 इंटू 10 रेज़ टू -2 मीन्स के 10 रेज़ टू -1। ये 6.28 ओमेगा स्क्वायर एक्स है ना, ये स्क्वायर आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -1 का मतलब होता है 0.1। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी राइट ऑप्शन होगी। तो 24 एमसीक्यू का राइट ऑप्शन बना आपके पास बीटा ऑप्शन। 25 में देखें इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो बेटे ये जो 25 में उसने आपको इक्वेशन दिया ना वो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी की है। 25 का राइट ऑप्शन होगा अल्फा ऑप्शन। वो क्यों है ज़रा सुन लें, क्योंकि उसने आपको इक्वेशन दी है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन ही तब बनती है जब इनिशियल फेज आपके पास 90 डिग्री हो। इनिशियल फेज 90 होगी तो कॉस थीटा यूज़ होगा, अगर इनिशियल फेज 0 होगी तो साइन थीटा यूज़। तो इस ग्राफ के मुताबिक जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो अल्फा ऑप्शन है, फर्स्ट ग्राफ। तो 25 का राइट ऑप्शन अल्फा। अगर कॉस थीटा की जगह साइन थीटा होता तो फिर इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन जो है वो बीटा ऑप्शन होता। उसके बाद देखें 26 में वो क्या कह रहा है या 26 का क्या कॉन्सेप्ट है, ये अब हम देख लेते हैं अच्छी तरह से ताकि ये भी आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। 26 में वो कह रहा है कि सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही एक दूसरे की तरफ आएँ तो उस केस में अपेरेंट और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की रेशो क्या होगी। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ 26 एमसीक्यू को, जिसका राइट ऑप्शन मैं पहले ही लिख रहा हूँ यहाँ पे अल्फा ऑप्शन है। ये किस तरह से आता है ज़रा देखिए। वो कहता है कि इफ़ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो ये फार्मूला होता है v प्लस यू नॉट ओवर v माइनस यू नॉट मल्टीप्लाई बाय एफ, v माइनस यू एस क्योंकि नीचे सोर्स स्पीड आएगी। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो ये पेरेंट और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। अब देखो इसमें वैल्यूज लगा दो, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ पहले, इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड हाफ स्पीड ऑफ साउंड। पहले आप यहाँ पे हिंट लिख लें कि जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो भी स्पीड ऑफ साउंड का हाफ है, जो सोर्स स्पीड है वो भी स्पीड ऑफ साउंड का हाफ है। जस्ट इसमें वैल्यूज लगाओ, जब वैल्यूज लगाओगे ये आएगा एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस वी बाई टू और नीचे आएगा वी माइनस वी बाई टू और बाहर लिखा हुआ है एफ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा एफ डैश इज इक्वल टू 3v बाई टू, वी माइनस वी बाई टू कितना होगा v बाई टू और बाहर लिखा हुआ है एफ। ये v बाई टू और v बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ डैश या फिर इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो एफ डैश ओवर एफ इक्वल आएगा 3:1 के, जो कि मैंने पहले ही बता दिया इसका अल्फा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट देखिए 27, अगेन वही टेम्परेचर एट विद द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 2 टाइम्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये
पहले भी इस तरह का हमने इससे मिलते जुलते MCQ सॉल्व किया। शॉर्टकट यही 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो जस्ट आपने इसमें वैल्यूज लगानी है। देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय गिवन टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस केल्विन में करोगे तो 283 इज इक्वल टू T। तो ये आपके पास आ जाएगा 1132 केल्विन, ये इसकी राइट ऑप्शन हो। नेक्स्ट देखें, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0.01 साइन 28 में उसने आपको वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू 0.01 साइन 100 पाई t, ये उसने आपको वैल्यू दी हुई है। द टाइम पीरियड इज, टाइम पीरियड कहता है आप निकालें। तो टाइम पीरियड एक सिंपल सी बात है कि इसको आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लें। टाइम पीरियड का फार्मूला अगर आपने इससे कंपेयर करना है तो फार्मूला x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 2 पाई f इंटू टी। देखो x नॉट इक्वल है 0.01 के, साइन के इक्वल है, ठीक है। t जो है वो t के इक्वल होगा, 2 पाई f रह जाएगा 100 पाई के। कंपेयर करें इक्वेशन, 2 पाई f इज इक्वल टू 100। इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई f इज इक्वल टू 100 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो f की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्स। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्स है, उसने टाइम पीरियड पूछा हुआ है, तो t इज इक्वल टू 1/f। तो 1 डिवाइडेड बाय 50, ये आपके पास होगा 0.02 सेकेंड। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी पेपर में आए उसको आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें। x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी में कंपेयर करके पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लें, उसका रेसिप्रोकल ले लें, वो टाइम पीरियड होगा। इसका राइट ऑप्शन 28 का है, चार्ली ऑप्शन 0.02। यहाँ पे लिख देता हूँ 28 का जो राइट ऑप्शन आया दैट वाज चार्ली ऑप्शन। 2 MCQ रह गए हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 29 है, इफ टनल इज फॉर्म डायमेट्रिकली इन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम इट्स वन एंड। कहता अगर एक टनल फॉर्म की जाए, मीन्स के एक गरा खोदा जाए और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए, होता क्या है कि देखिए जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का यहाँ पे ये सेंटर, ये अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर के ऊपर ग्रेविटी जीरो होती है। हम नीचे आते हैं, मजीद ग्रेविटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब वो कह रहा है कि अगर आप एक गरा खोदें और उसके नीचे जो है ना वो आप जहाँ समझ लो कि आपके पास एक स्टोन है, स्टोन के साथ आपने एक धागे को बांधा और एक गरा खोदा हुआ है अर्थ के सेंटर तक, उससे ऊपर ऐसे आपने इसको डिप मतलब एंटर किया। स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ, इफ़ अ टनल इज फॉर्म डायमेट्रिकली इन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम इट्स वन एंड। एक गरा खोद के उसके एक तरफ से आप एक ऑब्जेक्ट को एंटर कर दें, देन क्या होगा? देखो बेटा नीचे ग्रेविटी सेंटर पे एग्जैक्ट जीरो हो जानी है। अभी बॉडी सेंटर से ऊपर, इसका मतलब ग्रेविटी जीरो नहीं है। इस पॉइंट पे ग्रेविटी कुछ और है, ऊपर वाले पॉइंट पे ग्रेविटी कुछ और है। जब ग्रेविटी का डिफरेंस आएगा तो बॉडी जो है ना वो डिफरेंट ग्रेविटी की वैल्यू मिलने की वजह से बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मूव करना शुरू हो जाएगी। बॉडी इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से बॉडी मूव करेगी, टू एंड फ्रो मोशन शुरू हो जाएगी। याद रखो जब भी गरा खोदा जाए तो बॉडी की जो मोशन है वो SHM स्टार्ट हो जाती है। तो 29 का राइट ऑप्शन हुआ अल्फा ऑप्शन, जो मैंने अभी सॉल्व किया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट MCQ है बेटे, टू वेव्स सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर द फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर फेज डिफरेंस इज। ऑप्शन उसने आपको दिए हुए हैं, ये बहुत सिंपल MCQ है। 30 का जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है। उसकी वजह ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर हम कभी भी बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो आपके पास पार्ट डिफरेंस होता है वो m लैम्डा के इक्वल होता है, कंप्लीट वेवलेंथ होती है। इसका मतलब ऑप्शन देखें आप, अल्फा ऑप्शन है 2n पाई, बीटा है 2n + 1 पाई बाई 2, चार्ली n + 1 बाई 2 पाई, डेल्टा है 2n + 1 पाई। तो बेटे अल्फा इज राइट ऑप्शन 2n लैम्डा। तो 30 का राइट ऑप्शन जो है वो 2n लैम्डा है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव का पूछ रहा है। तो ये था बच्चों आज का हमारा काम। आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस किया है, उसके 30 MCQs जो कि काफ़ी लॉजिकल भी थे। उम्मीद करता हूँ आप सब घर बैठ के बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे और आप इसको समझ भी रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, उसमें हम लोग चैप्टर 11 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आबाद रहें, खुश रहें, मेहनत करते रहें और सब कामयाब हों। मेरी हमेशा दिल से दुआ है आप सब बच्चों के लिए। तब तक के लिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़।